आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं जो एक्चुअली हमारी आम धारणा को पूरी तरह से बदल देगा। हाँ, और इस टॉपिक को लेकर ना लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। एग्जैक्टली आई मीन जब भी हम जंगल वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक सबसे केओटिक, सबसे रूथलेस और एक कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल सी जगह है ना। बिल्कुल, जहाँ लोग सोचते हैं कि बस कोई रूल्स नहीं है। हाँ, जहाँ लगता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स चलती है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, बस वही जीतेगा और बाकी सब उसके शिकार बन जाएंगे। राइट, ये एक बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव है। सही बात है। हम लोग तो अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी या किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को डिफाइन करने के लिए भी बोल देते हैं कि यार ये तो पूरा जंगल बन गया है। हाँ, ये फ्रेज तो बहुत यूज होता है कॉर्पोरेट दुनिया में। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम जिन मटेरियल्स और रिसर्चेस से गुजर रहे हैं ना, उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिटरली सर के बल खड़ा कर दिया है। सही कहा आपने। इस विश्लेषण का मिशन ही यही है कि हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए समझें कि जंगल सिर्फ ताकतवर जानवरों के आपस में लड़ने की जगह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया है जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूल्स पर चलती है। और हम इसमें ये भी डिकोड करेंगे कि द जंगल बुक और शेर की जो शिकार की नीतियां हैं और उनसे इंसान अपनी जिंदगी में फोकस और सक्सेस कैसे हासिल कर सकता है। वाओ, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। मुझे लगता है ये डीप डाइव उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है जो आज के टाइम में इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से परेशान रहते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि आज की चर्चा इसलिए अहम है कि हम नेचर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके और एनिमल बिहेवियर को डीपली समझकर अपने दैनिक जीवन में पेशेंस और ट्रू लीडरशिप ला सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से अनपैक करते हैं। इस डिस्कशन के पहले हिस्से में एक लाइन ने मुझे बहुत डीपली स्ट्राइक किया। उसमें लिखा था कि जिसने नेचर को रिस्पेक्ट किया, नेचर उसे प्रोटेक्ट करता है। राइट, ये जंगल का सबसे बड़ा और बेसिक कानून है ना। हम लोग टीवी पर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जहां एक जानवर दूसरे को मार रहा होता है, तो हमें लगता है कि ये तो एक एंडलेस वायलेंस का लूप चल रहा है वहां। हाँ, पर यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि हम इंसान लॉ ऑफ द जंगल फ्रेज का बिल्कुल गलत मतलब निकालते हैं। सच्ची? बिल्कुल, हम उसको कंप्लीटली क्रूरता या रूथलेसनेस के साथ जोड़ देते हैं, जबकि इन मटेरियल्स को डीपली एनालाइज करने के बाद ये क्लियरली समझ आता है कि जंगल में अननेसेसरी वायलेंस यानी बेवजह हिंसा का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब स्पोर्ट हंटिंग जैसा कुछ नहीं होता वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ईगो, लालच या अननेसेसरी अग्रेशन पर चलता ही नहीं है। वो पूरी तरह से जरूरत और एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। एक शेर शिकार सिर्फ तब करता है जब उसकी बायोलॉजी डिमांड करती है, यानी जब उसे एक्चुअल भूख लगती है। बाकी टाइम वो चुपचाप बैठा रहता है। वो अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए या बाकी जानवरों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए किसी को नहीं मारता। ये पॉइंट सच में बहुत स्ट्राइकिंग है। पर रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इंसानी समाज और ये जो मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया है वो ओरिजिनल जंगल से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है? ये बहुत ही वैलिड एनालॉजी है। क्योंकि अगर हम इंसानों की दुनिया देखें तो यहाँ शिकार सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता ना। किसी को नीचा दिखाना, अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स करना, क्रेडिट छीन लेना, ये सब ईगो और स्टेटस के लिए तो होता है, जबकि जंगल का कानून सिर्फ जरूरत पर चल रहा है। एग्जैक्टली। और इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। एक बड़ा शिकारी जानवर जैसे शेर या बाघ जब अटैक करता है तो उस प्रोसेस में उसकी मैसिव अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होती हैं। ओह, ओके, उसकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन होती है। हाँ, उसका फिजिकल एग्जॉशन अपने पीक पर होता है। अगर वो ईगो के चक्कर में आकर हर आते जाते जानवर पर अटैक करने लगे तो वो जल्दी एग्जॉशन का शिकार हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। राइट। दूसरी बात यह है कि जंगल का हर जीव सबकॉन्शियसली उस इकोसिस्टम के बैलेंस को समझता है। अगर बैलेंस टूटा तो पूरा जंगल भुगतता है। तो वहां लालच की कोई जगह नहीं है बेसिकली। सही कहा। इंसानों की प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज को इंडेफिनेटली स्टोर करने की कैपेसिटी आ गई है। एक शेर एक डियर को आने वाले 3 महीने के लिए फ्रिज में फ्रीज करके तो नहीं रख सकता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसकी भूख फिजिकल है, लेकिन हम इंसानों के पास वेल्थ और पावर अक्यूमुलेट करने का ऑप्शन है। इसलिए हमारी भूख फिजिकल लिमिट क्रॉस करके साइकोलॉजिकल बन जाती है। वहीं से सारा इम्बैलेंस शुरू होता है।
बाप रे, साइकोलॉजिकल हंगर वाला पॉइंट तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने कैसे हिंसा का एक नया ही फॉर्म क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जंगल का सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट और बैलेंस्ड है, तो एक आम इंसानी दिमाग इस डिसिप्लिन को कैसे सीख सकता है? इस कनेक्शन को समझाने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही ब्रिलियंट नैरेटिव टूल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि द जंगल बुक और मोगली का सफर है। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इस पूरी चर्चा का। मेरा भी। आमतौर पर हम द जंगल बुक को एक बच्चों की सिंपल सी कहानी मानते हैं, लेकिन इस डीप डाइव में उसको एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह प्रेजेंट किया गया है। मोगली फिजिकली जंगल का सबसे वीक प्राणी होता है। राइट। उसके पास तो ना नाखून होते हैं, ना दांत। हाँ, ना नाखून, ना फर, ना उतनी स्पीड। फिर भी वो एक इंसान होकर जंगल का हिस्सा बन जाता है और वहां सरवाइव करता है। और इसका रीजन ये बताया गया है कि अलग अलग जानवर उसके मेंटोर बनते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेंटर सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकी के अलग अलग ट्रेट्स हैं। जैसे कि वुल्फ्स यानी भेड़िए उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। हाँ, वुल्व्स पैक हंटर्स होते हैं, तो वो उसे ऑर्डर और चेन ऑफ कमांड सिखाते हैं। वो बताते हैं कि एक इंडिविजुअल की ताकत उसके पैक में होती है। ये सर्वाइवल का सबसे बेसिक रूल है कि आपको नियम फॉलो करने आने चाहिए। सही बात है। फिर बगीरा आता है जो उसे इंटेलिजेंस और समझदारी सिखाता है। राइट। बगीरा स्टेल्थ और टैक्टिक्स का प्रतीक है। वो सिखाता है कि एनवायरनमेंट को अपने फेवर में कैसे यूज करना है और कब छुपना है। पर इन सब में मुझे सबसे सरप्राइजिंग बलू का कैरेक्टर लगा। बचपन में तो हमें बलू एक लेजी सा गाने गाने वाला भालू लगता था, पर सोर्स के मुताबिक बलू उसे शांति यानी कामनेस सिखाता है। एग्जैक्टली। मुझे हमेशा लगता था कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ हाइपर एग्रेशन होता है, पर इस शांति को सर्वाइवल टूल मानना बहुत नई बात है। यहाँ पर बालू पैरासिम्पैथेटिक्स नर्वस सिस्टम की वर्किंग को दर्शा रहा है। जब कोई जानवर या इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। एड्रेनलिन स्पाइक हो जाता है। राइट। हाँ, हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन आप उस स्टेट में हमेशा नहीं रह सकते, वरना आपका पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। बालू का शांति सिखाना असल में एनर्जी कंजर्वेशन है। मतलब अंडर प्रेशर शांत रहना सिखाता है वो। बिल्कुल, ताकि जब इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन की जरूरत पड़े तो दिमाग एक्चुअली क्लियरली काम कर सके। इन सब ट्रेट्स के बीच शेर का एक साइलेंट मैसेज ये निकल कर आता है कि सर्वाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, स्मार्ट और फोकस्ड बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब सफलता किसी एक गुण या ट्रेट से नहीं मिलती है। मौगली वीक था, पर उसने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सिंथेसाइज किया, और यही दिखाता है कि लर्निंग एक कलेक्टिव प्रोसेस है। सही कहा आपने। पर यहाँ मुझे एक और एंगल नजर आ रहा है। अगर जंगल सर्वाइवल के लिए इन सब अलग अलग गुणों का मिश्रण इतना जरूरी है, तो फिर एक अकेला जानवर यानी कि शेर उस सब का प्रतीक बनकर जंगल का राजा कैसे बन जाता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो हमेशा ही बताया जाता है कि शेर सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है, इसलिए वही किंग है। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एक हाथी शेर से बहुत बड़ा और मैसिव होता है। हाँ, वो तो है। और चीता स्पीड में शेर से कहीं आगे हैं। गोरिल्लास के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो शेर ना तो सबसे बड़ा है, ना सबसे तेज। जो चीज शेर को एपेक्स प्रेडेटर बनाती है वो है उसका सुप्रीम कंट्रोल। कंट्रोल मतलब अपनी एनर्जी पर कंट्रोल? हाँ, उसकी एनर्जी और अर्जेस का मैनेजमेंट। शेर को पता है कि कब अटैक करना है और कब चुपचाप वेट करना है। वो अपनी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करता। सोर्स में भी एक पॉइंट था कि शेर जब चलता है तो वो कभी बेवजह भागता नहीं है। उसके चलने में एक ऐसी डिलिबरेट कामनेस होती है जैसे उसको अपनी पावर पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। राइट। उसकी आंखों में डर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटेंस फोकस होता है। अब इस चीज को अगर आज की दुनिया से जोड़ें तो आजकल हसल कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है। और बिल्कुल, आजकल तो बस हसल ही चल रहा है हर जगह। वही ना, ऐसा लगता है कि हर वक्त भागना, शोर मचाना और ओवरवर्क करना जरूरी माना जाता है सक्सेस के लिए। मुझे तो इस मॉडर्न हसलर की अप्रोच एक स्ट्रीट ब्रॉलर जैसी लगती है। स्ट्रीट ब्रॉलर? हाँ, जैसे सड़क पर कोई लड़ रहा हो, बिना किसी टेक्निक के अंधाधुंध हाथ पैर मार रहा हो। वो एनर्जी बहुत लगा रहा है, पसीना बहा रहा है, पर उसका निशाना कहीं नहीं लग रहा।
वाह, ये एनालॉजी बहुत एक्यूरेट है। और दूसरी तरफ शेर की तुलना मैं एक शांत चेस ग्रैंड मास्टर से करूंगी, जो अपनी चाल चलने से पहले बहुत लंबा इंतजार करता है, ना कि किसी ब्रॉलर की तरह फालतू में एनर्जी वेस्ट करता है। ये ग्रैंड मास्टर वाली बात बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है यहाँ। एक ग्रैंड मास्टर फिजिकल एक्सर्शन नहीं करता, पर उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। लोगों को लगता है कि शेर की असली ताकत उसकी दहाड़ है। हाँ, रोर। सबको लगता है रोर ही पावर है। लेकिन उसकी असली ताकत उसका धैर्य यानी पेशेंस है। दहाड़ तो बस एक कम्युनिकेशन टूल है। वो कभी जल्दी नहीं करता। वो परफेक्ट मोमेंट के लिए टॉल ग्रास में घंटों तक एक ही पोजीशन में कंप्लीटली मोशनलेस वेट कर सकता है, घंटों तक बिना हिले। बिल्कुल। और इस मोशनलेस रहने के पीछे का कंट्रोल सोचिए। जब प्रे आसपास होता है तो बेसिक इंस्टिंक्ट तो यही कहेगी ना कि कूद जाओ और अटैक कर दो, पर उस अर्ज को दबाकर वेट करना, यही पेशेंस उसे किंग बनाता है। तो जब ये पेशेंस और कंट्रोल अप्लाई होता है शिकार पर, तो उसकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम कैसे करती है? उस शिकार की नीति दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजीज में मानी जाती है। वो रैंडमली तो अटैक नहीं करता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत लंबा ऑब्जर्वेशन फेज होता है। शेर घास के पीछे छुपकर सिर्फ वेट नहीं कर रहा होता, वो शिकार को एनालाइज कर रहा होता है। डेटा प्रोसेस कर रहा होता है एक तरह से। एग्जैक्टली। वो देखता है कि प्रे की स्पीड क्या है और उस ग्रुप में सबसे वीक कड़ी कौन सी है। वीक कड़ी मतलब कोई बीमार या इंजर्ड है, हाँ, या फिर कोई ऐसा जानवर जो अपने ग्रुप से थोड़ा अलग हो गया हो। सबसे बड़ा टारगेट वो होता है जो डिस्ट्रैक्टेड हो। शेर उस एग्जैक्ट पॉइंट का इंतजार करता है जब प्रे का फोकस शिफ्ट हो। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस डीप डाइव में इस पॉइंट पर बहुत जोर दिया गया है कि शेर का एक बहुत बड़ा रूल है कि हाफ अटैक का मतलब डिफीट।